नमस्कार, न्यूज़ रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। और इस न्यूज़ रूम लाइव में हम तमाम खबरों को लेकर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ उन चीज़ों को लेकर भी बातचीत करेंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन को लेकर। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से जम्मू में आज इसको लेकर चर्चा हो रही है कि किसके सर पर आज ताज सजने जा रहा है, यानी कि आज जिस तरह से चैम्बर्स के इलेक्शंस हैं और हर साल जो है जिस तरह से 2 साल के बाद इनका टर्नओवर खत्म होने के बाद इलेक्शंस आती है और वैसा ही आज फिर से देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में आज किस किस के सर पर ताज सजने वाला है ये आज शाम 5 बजे ही पता चलेगा। वहीं पर अगर तैयारियों को लेकर बात की जाए तो किस तरह से तैयारियां हुई हैं और आज इसकी शुरुआत होने से पहले चैम्बर की तरफ से एक मीटिंग जो है वो बिठाई गई थी और उस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आया है उस पर भी हम तमाम जानकारी लेंगे। और हमारे संवाददाता मोहिंदर जो है वो हमें ग्राउंड से पल पल की जानकारी देंगे कि आखिरकार किस तरह से पूरी तैयारियां वहां पर चल रही हैं और जो इलेक्शंस वहां पर हो रही है। क्योंकि जिस तरह से 6 पदों के लिए 15 उम्मीदवार वहां पर खड़े हुए हैं, 6 पद हैं उसके लिए 15 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और शाम 5 बजे का इंतज़ार है जब ये इलेक्शंस जो है वो ख़त्म होगी। वहीं पर जम्मू संभाग की बात की जाए तो कौन आज किसके लिए लड़ रहा है, यानी कि किसका आमना सामना होने वाला है प्रधान पद के लिए या फिर किसी और पद के लिए, उसकी तमाम जानकारी जो है वो भी हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले तैयारियों का जायज़ा लेंगे, किस तरह से तैयारियां जो है वो चल रही है। तो बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहिंदर जो है वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। मोहिंदर, आपसे जानेंगे जिस तरह से आज 23 है और हर 2 साल के बाद ये टर्नओवर खत्म होने के बाद इलेक्शन चैम्बर्स की होती है और आज वही दिन है। सबको इंतजार है कि जिस तरह से 6 पदों के लिए 15 उम्मीदवार खड़े हैं, आज किसके सर पर ताज जो है वो सजने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि इससे पहले चैम्बर की तरफ से आज सुबह 9 बजे एक मीटिंग भी रखी गई थी। जी तंदीप, आज आपको बता दूं कि सबसे बड़ा दिन है क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के लिए उम्मीदवार चुनना एक बड़ा दिन रहता है। क्योंकि आने वाले समय में किस तरह से कार्यकाल रहेगा और किस तरह से जो व्यापार वर्ग है उसे सुधारा जाएगा, तो काफी बेहद अहम जो है वो ये इलेक्शंस रहती हैं। और इस बार किस्मत जो है वो 15 उम्मीदवार जो है और 6 पदों के लिए अपनी किस्मत को आजमाएंगे और आने वाले समय में इंडस्ट्री को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा वो भी देखा जाएगा। उसके चलते आज सबसे पहले जो सुबह 9 बजे एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था और उसके बाद जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो इस बार खास ध्यान रखा गया है कि पार्शलिटी जो है वो सामने दिखे और जो भी वोट करने के लिए आए उनको वोटर कार्ड जो है अपने साथ लाना होगा और उसके बाद ही वो अपना वोट जो है वो कर सकेंगे। जी मोहिंदर, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि व्यापारियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो आप उन परेशानियों को थोड़ा सा साझा सबके साथ करें ताकि जो उम्मीदवार है जो अपनी किस्मत को आजमाने वाले हैं, क्या लगता है किस तरह से उनकी परेशानियां दूर होंगी, जो व्यापारी हैं उनको क्या लगता है? जी बिल्कुल, अगर आपको बता दूं तो व्यापारी वर्ग जो था वो पिछले कोरोना की मार झेल रहा था और उसके बाद जिस तरह से नए प्रधान आए उनकी कोशिश यही थी कि लगातार जम्मू में व्यापारी वर्गों को जो है वो आगे बढ़ाया जाए, चाहे एमआरपी के प्राइसेस को लेके हो, जिस तरह से महंगाई की दरें लगातार बढ़ रही हैं उन पे काम किया जाए और किस तरह से व्यापारी जो है वो अपने नुकसान को पूरा कर सकते हैं और जनता जो है वो भी इस महंगाई की मार जो है वो ना झेल सके। और इसी के चलते आपको बता दूं तंदीप की 15 उम्मीदवार जो आमने सामने हैं उनका भी आंकड़ा अगर आपको बता दूं, प्रेसिडेंट पद के लिए अरुण गुप्ता जी के सामने जो है वो राकेश गुप्ता जी है और उसी के साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए अनिल गुप्ता जी और राजेंद्र गुप्ता जी और उसी के साथ सुरेंद्र महाजन जी। और वहीं वाइस प्रेसिडेंट की बात करें जो कि आशु गुप्ता जी, राजीव गुप्ता जी, और वहीं सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो अजय लंगर जी, दीपक अग्रवाल जी और मनीष गुप्ता जी। वहीं सेक्रेटरी की बात की जाए तो मुकेश गुप्ता जी, राज गुप्ता जी और राजेश गुप्ता जी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहीं ट्रेजरर की बात करें तो जो नाम सामने आए हैं वो मानिक गुप्ता जी और राकेश गुप्ता जी जो है वो आमने सामने है। तो उम्मीद रखेंगे कि शाम 5 बजे तक ये इलेक्शन जो है वो चलेंगी, यानी कि हर कोई अपनी उम्मीद के हिसाब से अपने चुनिंदा को चुने और आने वाले समय में जो परेशानियां हो वो जल्द से जल्द दूर हो सकें। जी बिल्कुल मोहिंदर, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो क्या लगता है शुरुआती दौर में ही अभी किसकी तरफ पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी लग रहा है?
जी संदीप, अगर इस समय की बात करें तो ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि ये कड़ाके की टक्कर जो है इस साल की मानी जाती है, क्योंकि दिग्गज उम्मीदवार जो है वो आमने सामने है, तो आंकड़े जो है वो पल भर में बदल रहे हैं। तो इस समय अनुमान लगाना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा, मगर ये इस बार की इलेक्शंस की बात रहे तो काफी ज्यादा टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है, और नतीजे जो है देर रात तक सामने आ जाएंगे। जनता भी थोड़ा इंतजार करे, क्योंकि आपके चहीते जो है वो जल्द जी के चैनल के माध्यम से आपके सामने जरूर होंगे। जी चलिए मोहिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहिंदर, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से इलेक्शन जो है वो चल रहे हैं, और इसी बीच इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अब शाम का इंतज़ार है पूरी जनता को भी कि जैसे ही 5 बजेंगे उसके बाद नतीजों की घोषणा की पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। और इसी के साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि इन्होंने ये भी बताया कि जो भी वहाँ पर वोट डालने के लिए जा रहा है अपने साथ वोटर आईडी कार्ड जो है वो ज़रूर रखें, और उसके बाद ही वो वोट डाल सकते हैं। और वहीं पर आज प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की पद के लिए कौन कौन खड़ा है उसकी जानकारी भी आपके समक्ष रखी है। साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरह से वहाँ पर लगातार अब लाइनें या जो कतारें जो हैं वो भी देखने को मिल रही हैं वोट डालने के लिए, और 15 उम्मीदवार जिस तरह से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं 6 पदों के लिए। तो चलिए अब शाम 5 बजे का इंतज़ार है आखिरकार क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। अब इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर की जानकारी आपके समक्ष मेरी सहयोगी प्रियंका गुप्ता रखेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे सोशल मीडिया की, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और हर कोई फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब चलाता है। और आजकल जो फ्रॉड्स हो रहे हैं अलग अलग तरह से अंजाम उनको दिया जा रहा है, इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि आप भी इस तरह के फ्रॉड से बचें। एक मामला मैं आपके समक्ष रखूँगी। आपको बता दूँ कि हर कोई फेसबुक चलाता है। एक श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जिसकी अगले महीने शादी है और उसको लगा कि मुझे लोन लेना है शादी के लिए। हर कोई सोचता है कितना खर्चा होता है तो चलो लोन ले लेते हैं। तो वो फेसबुक चला रहा था, स्क्रॉल कर रहा था। स्क्रॉल करते करते उसको एक एप्लीकेशन रिकमेंड की गई, डिजिटल बैंक, जिसमें ये बताया गया कि आप कितना भी लोन ले सकते हैं। अब उसको लगा मेरी शादी है तो लोन मैं डिजिटल बैंक से ले लेता हूँ। तो डिजिटल बैंक एप्लीकेशन उसने इंस्टॉल किया अपने फ़ोन पे, और उसके बाद जब उसने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, अपनी अकाउंट डिटेल्स डाली, उसके बाद आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उसके फ़ोन का सारा डेटा जो है वो हैक हो गया। जो भी उसके फैमिली मेंबर्स के नंबर्स थे, उसके पिक्चर्स थी, उसकी वीडियोस थी, सभी एक हैकर के पास पहुंच गई। अब वो हैकर इसे ब्लैकमेल करने शुरू हो गया। अब हमने उससे बातचीत की, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है। उसका कहना है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका हूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स भी हो गई हैं, मेरे फ़ोन का डेटा भी सारा हैक हो गया है। मेरी बहनों को, मेरे घर वालों को जो है फ़ोन आते हैं उनको भी ब्लैकमेल किया जाता है। अश्लील वीडियोज़ और फ़ोटोज़ उसको व्हाट्सएप पे भेजी जाती हैं। और अब उसका कहना है कि मेरी रातों की जो नींद है वो भी उड़ चुकी है। इतना ज़्यादा वो परेशान है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके अगले महीने शादी है और लोन लेने के लिए उसने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया ये सोच के कि शादी का खर्चा वो लोन से कर लेगा, और उस लोन की उम्मीद ने कितनी बड़ी मुसीबत में उसको डाल दिया। चलिए हमने जब उनसे बातचीत की उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैम, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ। तो बताइएगा इस एप्लीकेशन के बारे में कि जब आपने ये अपने फोन में इंस्टॉल किया तो क्या आया, कौन सी एप्लीकेशन है ये, और किस तरह के अब कॉल्स आ रहे हैं आपको? ये मैम डिजिटल बैंक ऐप है, मेरी ही गलती है, मैंने ये अपलोड की थी। जी, ठीक है। तो जब मैंने अपलोड की तो मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड सब कुछ इनको दिया। तो वहाँ से मुझे ये 2000 रुपया डाल रही है। ठीक है। तो 2 दिन के बाद मुझे मैसेज आ रही है वापस रिटर्न करो। ठीक है, वो भी मैंने वापस किया। कल से मुझे इतने सारे कॉल्स आ रहे, और मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब इतनी कैंडिडेट पोस्ट मेरी, मतलब पिक मेरी है, तो मतलब अजीब तरह के वीडियोस भेज रहे हैं मुझे। जो भी मेरे कॉन्टेक्ट है इनमें सब उनके पास है। मेरे कजन को उन्होंने तंग किया, मेरे पापा को फोन करते हैं, मेरी सिस्टर को फोन करते हैं, मेरे जीजू को फोन करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, आप ये करो वो करो।
पैसे डालो, वरना मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो ये एप्लीकेशन के बारे में आपको किसने बताया कि आप इसको डाउनलोड करें? आपने क्यों ये डाउनलोड किया? वो मेरी ही गलती है मैम। मैंने फेसबुक पे देखा तो मैंने अपलोड की, तो अब मैंने जो उन्होंने ओके मैम, थैंक यू। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दी जा रही हैं, सिर्फ उसी को नहीं, उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी उसके घर वालों का नंबर था, उसके रिश्तेदारों का नंबर था, उनको भी इस तरह के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं और अश्लील वीडियोस और पिक्चर्स भेजी जा रही हैं। अब कितना परेशान है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने फ़ोन पर जब बातचीत की, उसका कहना था कि अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। हालांकि साइबर सेल को कंप्लेन तो उसने जिस तरह से करवाई है, पर अब उसके बाद कब एक्शन होगा, तब तक इस मुसीबत को वो कैसे झेलेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आप भी ध्यान रखें, जब भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप ऐसे ही किसी भी एप्लीकेशन पे विश्वास करके उसे इंस्टॉल ना करें और अपने अकाउंट डिटेल्स उसे ना दें, ताकि जो इसके साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है, न्यूज़ रूम से हमारी सहयोगी पल्लवी जम्वाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं, जो इस खबर से आपको रूबरू करवाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका। और वहीं पर चलिए बात करते हैं हम लोग अमृतपाल केस की। अमृतपाल को आज गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से ये खबर एक सनसनीखेज खबर बनती जा रही है। आपको ये बताएं कि वारिस पंजाब डे के हेड अमृतपाल, जो कि एक ये भी कहा जाता है कि प्रो खालिस्तानी है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या कुछ आ रही है उससे आपको रूबरू करवा दें। मोगा के एक रोड विलेज, जो कि ये बताया जा रहा है कि जरनैल सिंह भिंडरावाला का वो एक नेटिव विलेज था और वहाँ पर गुरुद्वारे से उसे गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ साथ जो पूरा ये इन्वेस्टिगेशन थी, ये 36 दिनों तक चली। 36 दिनों तक जो है अमृतपाल को ढूंढने के लिए पुलिस ने टीम्स बनाई, अलग अलग टीम्स बनाई गई। उनके जितने भी सपोर्टर्स थे, जिसमें कि जो नाम सामने आ रहे हैं, जो कि एज अ एड काम करते थे अमृतपाल के लिए, जिसमें कि दिलजीत सिंह खालसी, पप्पलप्रीत सिंह, कुलवंत सिंह, वीरेंद्र सिंह, गुरमीत सिंह, हरजीत सिंह, भगवंत सिंह, बसंत सिंह और इसी के साथ गुरिंदर पाल सिंह, ये सब जो हैं 9 लोग जो कि एज अ एड अमृतपाल के लिए काम करते थे, उन पर भी पूरे तरीके से टीम्स की इन्वेस्टिगेशन चलती हुई नज़र आई। उनको ढूंढती हुई जो टीम्स हैं वो नज़र आई और आज वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें बठिंडा से डिब्रूगढ़ जेल लिया जा रहा है, जो कि असम में है, और वहाँ पर उन्हें रखा जाएगा। वहाँ पर आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसे अंजाम दिया जाएगा। इस बीच ये बताया जा रहा है कि उनके ऊपर NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है और जिसके हिसाब से 36 दिनों के बाद पुलिस ने उन्हें रिमांड पर ले लिया है, यानी कि अरेस्ट कर लिया है। और इसकी पूरी जानकारी, यानी कि पूरी एक जो स्टोरी थी वो क्या कुछ सामने आई थी, किस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया इन्हें, वो जानना ज़रूरी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जरनैल सिंह भिंडरावाला का नेटिव विलेज, जो कि रोड विलेज मोगा में है, वहाँ पर एक गुरुद्वारे में जो शरण थी वो अमृतपाल ने ली थी। पुलिस को जैसे ही इनपुट्स के हिसाब से ये पूरी खबर मिली, पुलिस वहाँ पहुँच गई। गुरुद्वारे के बाहर इंतज़ार किया गया और सारे रूट्स जो थे गुरुद्वारे के वो ब्लॉक कर दिए गए कि अमृतपाल जो है वो इस बार भाग ना पाए। जिस तरीके से गुरुद्वारे के सारे रूट्स को ब्लॉक कर दिया गया था, तो अमृतपाल ने उस समय इसके बारे में जब उन्हें पता चला तो सरेंडर कर दिया गया। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि वारिस पंजाब डे की ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से जो चीफ है वो अमृतपाल को बनाया गया और जिसके बाद से अमृतपाल लाइमलाइट यानी कि सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो गया। ये जानना ज़रूरी है। आपको ये बताएं कि ये ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत जो थी वो दीप संधू, जो कि एक पहले एक आर्टिस्ट थे, उसके बाद एक एक्टिविस्ट बने, उनके द्वारा तब शुरू की गई जब फार्मर्स लॉ के अगेंस्ट यानी कि फार्मर्स एक्ट के अगेंस्ट जितने भी पंजाब के फार्मर्स थे उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया। उस समय वारिस पंजाब डे ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई। लेकिन वहीं पर फरवरी लास्ट साल में यानी कि पिछले साल में एक एक्सीडेंट में दीप संधू की मौत हो गई, जिसके बाद से अमृतपाल को अरेस्ट किया, अमृतपाल को एज अ चीफ अपॉइंट किया गया। और उसके बाद जब अमृतपाल को एज अ चीफ अपॉइंट किया गया तो उनके द्वारा किए गए जितनी भी स्पीचेस थी या फिर जिस हिसाब से वो सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से एक्टिव रहते थे, लाइमलाइट में आना शुरू हो गए। और जैसे ही लाइमलाइट पर आना शुरू हुए, पुलिस ने उनके खिलाफ
NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को जारी कर दिया गया और ढूंढने की भी कोशिश की जा रही थी। और अब जाकर ये बताया जा रहा है कि रोड विलेज जो कि मोगा में पड़ता है वहाँ से अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ अब बठिंडा से डिब्रूगढ़ जेल लिया जा रहा है जहाँ पर ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ट्वीट आप अपनी मोबाइल ये है टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से ट्वीट जारी किया गया पंजाब पुलिस द्वारा, जिसमें कि ये पूरी जानकारी दी गई है कि सुबह जो है अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। करीबन 6:45 बजे का समय था जब ये पूरे इनपुट्स पुलिस को मिले कि गुरुद्वारे में अमृतपाल वहाँ पर शरण लिए बैठा है, और जिसके बाद से पूरे गुरुद्वारे को ब्लॉक किया गया और वहाँ पर हर एक रूट को ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया और अब उन्हें असम लिया जा रहा है, डिब्रूगढ़ जेल में लिया जा रहा है जहाँ पर आगे की इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जाएगा। इसी के साथ इसके तार कहीं ना कहीं जम्मू से भी जुड़े हुए नजर आए थे। जम्मू के आरसपुरा से एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया था और हालांकि अभी वो दोनों जो दंपत्ति है वो पुलिस की रिमांड में है, पंजाब पुलिस के रिमांड में है, जहां पर जो दोनों दंपत्ति है यानी जो दंपत्ति की पहचान बताई जा रही है अमरीक सिंह और सरबजीत कौर दोनों बताई जा रही है, जिनके ताल्लुक पप्पल प्रीत से थे जो कि एक अमृतपाल के एड है। उसके साथ जो थे ताल्लुक थे पप्पल प्रीत के, और वहीं पर यह बताया जा रहा है कि अमृतपाल की वाइफ को भी अमृतसर एयरपोर्ट से जो डिटेन कर लिया गया था पुलिस द्वारा, जिसके बाद क्योंकि वो यूके की तरफ निकल रही थी और उसके बाद जो है उन्हें वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब इसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन क्या कुछ होगी ये भी देखना होगा कि असम में से किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है वो जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ और बात करेंगे IPL से जुड़ के कि IPL मैच पर क्या कुछ ज़्यादा जानकारी आ रही है। तो चलिए तमाम जानकारी के लिए साहिल केनी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। से खास ही रहता है और उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है। जिस तरह से IPL में आपने देखा होगा जब पंजाब का और RCB का मैच था तो प्रीति जिंटा और विराट कोहली किस तरह से एक दूसरे से मिल रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ जब RCB का मैच दिल्ली के साथ था और दिल्ली हारी थी और RCB जीती थी, और तब विराट कोहली और डायरेक्टर कहें या फिर हम पूर्व कप्तान कहें भारतीय क्रिकेट टीम के सौरव गांगुली, और उनकी जो फ्रिक्शन है वहाँ पे साफ देखने के लिए मिली, क्योंकि विराट कोहली ने पूरी टीम के साथ हाथ मिलाया पर सिर्फ सौरव गांगुली एक ऐसे शख्स है जिनसे उन्होंने हाथ ही मिलाया। आखिर ये वजह क्या है, और रवि शास्त्री शायद इसमें बीच में कहीं ना कहीं एक मीडिएटर का काम करें इनकी आपस में सुलह कराने के लिए, पर ये तो खाली एक कहने की बात है क्योंकि ये दोनों पूर्व कप्तान रहे हैं और BCCI के जब अध्यक्ष थे सौरव गांगुली, तो उस टाइम पर जब विराट कोहली को 50 ओवर के कप्तानी से हटाया गया था तो ये फैसला जो था ये BCCI ने लिया था और उसके अध्यक्ष तब सौरव गांगुली थे, तो शायद ये उस वजह से तब शुरू हुआ था इनका फ्रिक्शन जो है। उसके बाद जो है जब विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया तो उसके बाद विराट कोहली ने साफ तौर पर जो T20 की कप्तानी थी उसको भी छोड़ने का फैसला ले लिया था और अपना जो डिसीजन था उस पर दोबारा से उन्होंने विचार नहीं किया। चलिए ये तो बात रही इन दोनों की आपस की फ्रिक्शन की, पर हम बात कर लेते हैं जिस तरह कल के मैचेस दोनों रहे, दोनों एक दिन में खेला गया एक शाम में खेला गया और दोनों ही बेहतरीन मुकाबले रहे, नेल बाइटिंग फिनिशिंग मैचेस थे दोनों पहले मुकाबले में, जहां पे हालांकि स्कोर कम था, टारगेट कम था क्योंकि लखनऊ की पिच हमेशा स्लो गिनी जाती है क्योंकि लखनऊ में पहली बार जो है IPL के मैचेस हो रहे हैं और यहाँ की पिच जो है ये हमेशा ही स्लो रही है, और जितने भी यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेला गया उसमें भी ये पिच को देखा गया है कि काफ़ी स्लो विकेट है। उसी को देखते हुए पहले बैटिंग करते हुए गुजरात जिस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस थी अपनी, तो वो एक काबिल तारीफ थी, जिस तरह से रिद्धिमान साहा ने अपनी बैटिंग की और जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने, हालांकि हार्दिक पांड्या ने कल जो गेम खेली वो हार्दिक पांड्या की गेम वैसी है नहीं, वो काफ़ी फास्ट क्रिकेट खेलते हैं, पर कल बहुत ही स्लो क्रिकेट उनकी तरफ से देखा गया जिस तरह से उन्होंने अपनी बैटिंग की, और उसके बाद अब लास्ट ओवर जाए तो जो बॉलर्स उनको टारगेट करना चाहिए था उसको टारगेट भी किया। रवि बिश्नोई हालांकि बेहतरीन स्पिनर हैं पर फिर भी उनको टारगेट किया गया और उनके ओवर में उन्होंने 2 छक्के 1 चौका लगाया, तो एक बड़ा अच्छा दिखा और ये लगा कि नहीं वाकई कि हार्दिक पांड्या वापस फॉर्म में आए हैं क्योंकि काफ़ी देर से वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे दूसरे मैच की, और दूसरे मैच में जिस तरह से पंजाब और मुंबई के बीच में खेला गया था और मुंबई ने जिस तरह का अपनी बैटिंग की और पंजाब ने जिस तरह बैटिंग की, तो वो एक टीम एफर्ट था और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दोनों का रहा, जिसमें कि मुंबई हालांकि मैच जीत सकती थी, पर यही बात रहती है कि जब एक बार टारगेट अच्छा मिल जाता है तो उसमें जब दूसरी बैटिंग करने के लिए टीम आती है तो कहीं ना कहीं
थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। हालांकि क्रिस ग्रीन ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया, रोहित शर्मा ने उनका पूरा साथ दिया, काफ़ी अच्छा खेले। सूर्य कुमार यादव जो लगातार फ्लॉप चल रहे थे वो भी वापस फॉर्म में आए, तो ये काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला। पर ये बात यहाँ पे ये आ जाती है कि सूर्य कुमार यादव की फॉर्म में वापस आना एक अच्छी बात है, पर क्रिस ग्रीन का इंडियन विकेट पर इस तरह का परफॉर्मेंस देना शायद आने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए शायद खतराना साबित हो सके। बात करते हैं आज के मैचेस की। आज मैच 2 खेले जाएंगे। एक मैच खेला जाएगा आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। राजस्थान रॉयल्स जो है टेबल के टॉप पे है। अगर बेंगलोर आज मैच जीतती है तो बेंगलोर भी 8 पॉइंट के साथ दूसरे पायदान पे आ जाएगी। पर दूसरा मैच जो है वो चेन्नई और केकेआर के बीच में है। केकेआर टेबल में काफ़ी नीचे है और चेन्नई जो है वो अगर ये मैच जीतती है तो वो नंबर 1 के पायदान पर पहुंच जाएगी। ये काफ़ी अच्छी बात है। पर ऐसी बात ये भी है क्योंकि केकेआर अपने घर पे मैच खेलने जा रही है और पहले 3 मैच वो हारने के बाद अपने घर वापसी कर रही है। केकेआर जीतेगी वहाँ तो देखने वाली बात होगी, पर इन दोनों मैचेस में जो है आशंका जताई जा रही है कि बादल जो है वो छाए रहेंगे और उसके बाद जो है बारिश के भी आसार जो है इन दोनों मैचेस में बने रहेंगे। पर ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, पर जब मैच शुरू होगा तभी पता चलेगा कि आखिर सही क्या। और जैसे हम बात कर रहे थे पहले मैच जो है वो बेंगलोर में खेला जाएगा और बेंगलोर में जो इस तरह का मैच ये खेला जाएगा तो उसमें ये सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि वहाँ पे पहले भी स्कोर देखने के लिए मिला, काफ़ी छक्के चौके देखने के लिए मिले और यहाँ पे आज भी छक्के चौके देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे भी वही फैक्टर रहेगा, जो पहले टॉस जीतेगा यहाँ बैटिंग करेगा और दूसरा जो है वो दूसरी बैटिंग में आएगा। मतलब जो टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला ही कप्तान लेगा। और दूसरे मैच में जो है ड्यू फैक्टर आएगा और वहाँ पे जो है हालांकि जितने भी मैच हुए हैं 2 मैच हुए हैं इस ईडन गार्डन्स में और वहाँ पे दोनों मैचेस में जो है जिसने पहले बैटिंग किया वही जीता है। पर ड्यू फैक्टर की वजह से हर कप्तान जो है पहले बॉलिंग लेता है और उसको वहाँ पे शिकस्त मिली है। देखने वाली बात होगी कि आज टॉस पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है, कौन टॉस जीता है उस तरीके से मैच चलता है, किस प्लेयर को इम्पैक्ट प्लेयर्स के तौर पर शामिल किया जाता है, वो देखने वाली बात है। सुयांश शर्मा एक बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको पिछले मैच में नहीं शामिल किया गया था केकेआर की तरफ से। अब देखने वाली बात होगी कि आज वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे टीम का हिस्सा बन पाएंगे या नहीं। आज के न्यूज़ रूम लाइव में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।